नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के कुछ सामान्य परिचय की बात करी थी और आशा करते हैं कि जो कंप्लेन थी आप लोगों की वो इस वीडियो में नहीं होगी कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत ही आराम से अपने विषय को समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को स्पष्ट करते चलेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझी थी। हम लोगों ने समझा था भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदी है कैसे वो इस विकसित रूप में, मानक रूप में हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत थी, संस्कृत के बाद दो प्रकार हुए, वैदिक और लौकिक। लौकिक से बनी पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और सौरशैनी अपभ्रंश से आपका जो विकास हुआ वो किसका हुआ? हिंदी का हुआ, है ना। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब चूंकि हिंदी में मूलतः जो हम लोगों को चर्चा करनी है वो किसकी करनी है, तो वो चर्चा है हमारी हिंदी व्याकरण की, है ना। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो हिंदी व्याकरण से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले तो जरा हम देखते हैं कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, व्याकरण को हम 3 खंडों में तोड़ सकते हैं। क्या क्या? एक तो वि, धन आ, धन करण। 3 भागों में हम व्याकरण को तोड़ सकते हैं। अब व्याकरण के संधि विच्छेद जानने के बाद आगे बात आती है कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। क्या चीज़ दोस्तों? व्याकरण का अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए, व्याकरण का अर्थ क्या कह सकते हैं हम? तो हम कह सकते हैं व्याकरण एक प्रकार की क्या है? रचना है। या व्याकरण एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है ना। या कह सकते हैं कि व्याकरण के जो अंग हैं उन व्याकरण के अंगों का समुचित प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए बताई गई एक विधि है। तो कौन कौन से? वर्ण, शब्द और प्रयोग, इनके विषय में जो जिस विधि का वर्णन किया गया उसी विधि को हम लोग किस रूप में जानते हैं? व्याकरण के रूप में जानते हैं। तो आज कुछ इसी बेसिक पे बात करेंगे हम लोग। तो व्याकरण के अंग देख लेते हैं जरा हम लोग एक बार। चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होती चलेंगी। तो आप देखेंगे कि व्याकरण के अंग में से ही भाषा के अंग शुरू हो जाएंगे और उसी से हमारा जो है आज का जो मुख्य विषय है, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे? वर्ण विचार पे। तो हम लोग धीरे धीरे इंटरलिंक करते हुए अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो व्याकरण के अंग क्या क्या हो जाएंगे? वर्ण हो गया, शब्द हो गया और फिर क्या हो गया आपका? वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, है ना। यही वर्ण और शब्द और वाक्य, अब चूंकि ये तो व्याकरण के अंग हैं, लेकिन व्याकरण के अंग के साथ साथ ये एक और कार्य करते हैं। ये कार्य करते हैं भाषा के अंग के रूप में। जिस भाषा का व्याकरण हम पढ़ रहे होंगे उसी भाषा के अंग के रूप में भी ये तीनों चीजें काम करती हैं। क्या क्या? वर्ण, शब्द और वाक्य, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है, या आपसे पूछ लिया गया भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है ना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, या कई बार कह देता है ध्वन्यात्मक इकाई, तो वो क्या होती है? तो वो स्वयं ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखिए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा और आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो होती है आपकी वर्ण, है ना। क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ण हो जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि सर अगर मौखिक और लिखित ना पूछा हो, साधारणतया हमसे प्रश्न कह दे कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो होगा वर्ण। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि ध्वनि होगा कि वर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि है वो कल्पनाशील है, लेकिन जो आपका स्थायित्व है वो किसका है? वर्ण का है। तो जब हम यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में काउंट करेंगे तो वो किसको काउंट करेंगे? वर्ण को, ना कि ध्वनि को, है ना। इसी तरह आगे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई।
किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? शब्द होगी, है ना। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाती है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले भाव के आधार पर, क्या पूछ ले दोस्तों? भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाव के आधार पर भाषा की इकाई, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? वाक्य हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत भली भांति समझ में आई होगी। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप जो है कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस संदेह को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं, वर्ण शब्द वाक्य किसके अंग हैं? व्याकरण के अंग हैं, साथ ही साथ ये भाषा के अंग हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द हो गई, भाव के आधार पे जो भाषा की इकाई है वो क्या होती है? आपकी वाक्य होती है ना। दोस्तों इस बार आपका जो प्रश्न है वो बच के नहीं जाना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछ ले आपको सब कुछ आना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न हमको नहीं आया। हिंदी में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 आउट ऑफ 50 आपको करके आना है, ये हमारा लक्ष्य होगा। उस परिप्रेक्ष्य में अब जो ये आपकी वीडियो चल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो उनका जो टारगेट है वो ये है 50 आउट ऑफ 50, है ना। और यही उद्देश्य लेकर हम जाएंगे परीक्षा देने, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, अब क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए अब इनमें भी हम लोग सबसे पहली बात किसकी करेंगे? वो करेंगे हम लोग वर्ण की, है ना। आज की जो चर्चा है वो मुख्य रूप से अब प्रारंभ हो रही है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किस पे बात करने जा रहे हैं? वर्ण परिचय पर, वर्ण परिचय पर, है ना। तो सबसे पहले तो वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं, वर्ण होता ही क्या है ना। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? तो भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई, भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई का जो लिखित रूप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि भाषा की जो ध्वन्यात्मक इकाई होती है उसका जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण कहलाता है दोस्तों, है ना। अब बात आती है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत साधारण सी बात है कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। देखिए बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये हमको परेशान कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे कभी आपसे पूछ लिया कि जो मुहावरा और लोकोक्ति है, मुहावरे और लोकोक्ति क्रमशः होते हैं वाक्यांश, संपूर्ण वाक्य, संपूर्ण वाक्य, वाक्यांश, ना तो वाक्यांश ना तो वाक्य, वाक्यांश और संपूर्ण वाक्य दोनों। अब आपसे टिक करना हो तो आप पक्का बता रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न गलत होने वाला है ना। तो देखिए जो लोकोक्ति होती है वो संपूर्ण वाक्य होता है, लेकिन जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, है ना। तो इस बार आप ये मान लीजिए टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, है ना। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो इस बार कोई भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। तो वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो अगर एक शब्द में हमें आपको समझाना हो, अगर मैं एक शब्द में समझाना चाहूं कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है या स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो स्वर से स्व उठा लेना, क्या उठा लेना? स्वर से स्व उठा लेना और लिख देना सर स्वतंत्र। क्या लिख देना? स्वतंत्र। और इसका जस्ट अपोजिट लिख देना उधर। स्वतंत्र का अपोजिट क्या होता है? परतंत्र। क्या होता है? परतंत्र। अगर हमें एक शब्द में आपको समझाना हो कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं तो मैं कहूंगा स्वर से स्व उठा के स्वतंत्र कर दो और व्यंजन को परतंत्र कर दो, है ना। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी ध्वनियां जो हमारे मुख विवर से आबाद गति से बिना किसी अवरोध के निकलती हैं, ऐसी ध्वनियां, ऐसी उच्चारण ध्वनियां जो हमारे मुख विवर से आबाद गति से बिना किसी अवरोध के निकलती हैं, क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। और अगर व्यंजन की बात की जाए तो जैसा कि इसमें लिखा है परतंत्र, तो क्या होगा भैया? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित हों, ये अकेले नहीं बोली जा सकती हैं। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्वर की पड़ेगी। मतलब परतंत्र हैं ये, पराश्रित हैं ये, खुद से नहीं है, है ना। तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित हों या ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में
क्या हो, वायु आबाद गति से ना निकलकर अवरोध पूर्ण ढंग से निकले, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो होप ऑल यू अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया होगा स्वर और व्यंजन क्या होता है। स्वर मतलब स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों बिना किसी की मदद के, क्या कहलाते हैं, स्वर। और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हों, क्या कहलाते हैं, व्यंजन। अवरोध पूर्ण ढंग से उच्चारित हों, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आप स्वर बोलोगे आ उ ई, कहीं कोई आपको अवरोध नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बोलेंगे क ख ग तो आपको अवरोध मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, स्वर और व्यंजन में बेसिक अंतर क्या होता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे, है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं, है ना। अब यहीं से स्टार्ट होती है बात कि भाई देखो, सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि हिंदी में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। प्रश्न बनता है कि भाई हिंदी में संख्या किसकी, तो भाई स्वरों की बताना है, ऊपर बात ही ऐसी की हो रही है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी होती है, 11। कई लोग हौच पौच में होंगे कि सर 11 कैसे हो गई, है ना। तो अभी हम लोग डिटेल पे बात कर रहे हैं, तो देखेंगे कैसे 11 होती है, ठीक। इसी के साथ अगर आपसे, चूंकि हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, तो कई बार हिंदी के परीक्षा में संस्कृत से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, मूल भाषा से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हैं वो रख दिए जाते हैं, है ना। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या, है ना, तो मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 13। अब आप कहेंगे सर 13 तो हमने हिंदी में पढ़ रखे हैं, है ना। आइए जरा एक नज़र देख लेते हैं। अगर हम इन 11 स्वरों की बात करें हिंदी में, तो कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये तो हो गए हमारे किसके स्वर, हिंदी के स्वर हो गए। हिंदी में मूलतः ये 11 स्वर है, इसके अलावा कोई 12वां स्वर हिंदी में नहीं है ना। लेकिन अगर हम मूल भाषा की बात करें तो ये 11 स्वर तो ऐसे के ऐसे रहते ही हैं, साथ ही साथ 2 स्वर और बढ़ जाते हैं। कौन से 2 स्वर बढ़ जाते हैं, तो देखिए एक स्वर बढ़ जाता है आपका दीर्घ री। क्या बढ़ जाता है, दीर्घ री। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार बोली लगती है, इसमें कितने बार लगती है, 2 बार लगती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो दीर्घ री बढ़ जाता है, एक और कौन सा बढ़ जाता है, तो एक स्वर होता है री। ल में नीचे क्या उड़ाते हैं, री उड़ाते हैं, तो एक बढ़ जाता है री। और इन 11 स्वरों को और इन 2 को मिलाकर टोटल मूल भाषा में कितने हो जाते हैं, उन स्वरों की संख्या हो जाती है 13, है ना। तो देखिए बहुत बिल्कुल एक एक स्टेप हम लोग कहीं मिस नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल समझते हुए हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन से 11 होते हैं ये हमने देख लिए। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कौन से 13 होते हैं, तो 11 तो जो हिंदी में है एज इट इज, प्लस 2, एक दीर्घ री और एक री, है ना। तो ये होते हैं आपके मूल भाषा के स्वर, है ना। अब इसके बाद आप कहेंगे कि सर आपने 2 चीज़ों को छोड़ दिया। कौन सी 2 चीज़ें, तो एक आपने सर अंक छोड़ दिया और एक आपने छोड़ दिया आहा। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन हैं। असल में इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं, अयोग वाह। अयोग वाह से जुड़ा एक नाम याद रखिएगा, कभी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी अच्छे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। ये जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, इन्होंने परिभाषित किया है, किसको परिभाषित किया है, अयोगवाह को। अब अयोगवाह की परिभाषा जाननी है तो इस शब्द को तोड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए, उसका अर्थ पता चल जाएगा आपको। देखो भाई क्या क्या, एक तो अ धन योग धन वाह, है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना
वह का मतलब क्या होता है आपको पता, वहन करना, और अ निगेटिव अर्थ को दिखाता है, मतलब अयोगवाह, जो कि तो ये हो गया आपका अयोगवाह, है ना। अब देखिए जरा जानते हैं क्या है अयोगवाह। तो ऐसी ध्वनियाँ, दो तीन परिभाषाएं बता देंगे आपको, कितने भी टेढ़े मेढ़े तरीके से आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, आप गलत करके नहीं आएंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर का योग वहन करती हैं, ना व्यंजन का योग वहन करती हैं, क्या कहलाती हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर परिभाषा दी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कि ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर का वहन करती हैं, स्वर का योग वहन करती हैं, ना ही व्यंजन का योग वहन करती हैं, क्या कहलाती हैं, अयोगवाह कहलाती हैं। यदि इसको दूसरे रूप में परिभाषित करना चाहें तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होकर व्यंजन पर समाप्त होता है, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होकर व्यंजन पर समाप्त होता है, क्या कहलाती हैं, अयोगवाह कहलाती हैं। दोस्तों आप इनका उच्चारण देखिए, इस अंक को आप क्या उच्चारित करेंगे, अंक मतलब प्रारंभ तो स्वर से होगा लेकिन समापन किससे होगा, उच्चारण का, एक व्यंजन से। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, अह, है ना, मतलब जो प्रारंभ है वो तो स्वर से होगा लेकिन जो इसका समापन है वो किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है ना। होप ऑल यू अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया होगा कि अयोगवाह किसे कहेंगे। तो ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर का योग वहन करें ना व्यंजन का योग वहन करें, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अयोगवाह। ये थी स्वर की सामान्य चर्चा। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। तो स्वरों के जो प्रकार हैं, इन प्रकार को पढ़ने के लिए हमें इसे कई आधारों में अध्ययन करना होगा। किसी एक आधार को हम मूल मान के और आपको यदि हम पढ़ा दें स्वर, तो ये बेईमानी होगी आपके साथ, क्योंकि परीक्षाओं में अब वर्टिकल हॉरिजेंटल हर तरह से फोकस करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कई आधारों से हमें अध्ययन करना होगा, किसका, स्वर का, है ना। तो आइए जरा देखते हैं, सबसे पहला आधार लेते हैं। तो सबसे पहला आधार अगर हम यहाँ लें तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, क्या, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या देखना है हमको, स्वर के भेद। तो सबसे पहले तो संख्या ही याद रखिए कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या कभी आपसे घुमा के पूछ ले मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, आइए जरा जानते हैं इनको। तो सबसे पहले तो आ गया आपका मूल स्वर, दूसरा आपका आ गया दीर्घ स्वर, और तीसरा आ गया आपका प्लुत स्वर। ये सर आपने काम की बात की है, प्लुत स्वर बहुत कंफ्यूज करता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए एग्जाम में और गलत भी हुए, है ना। एक बार आप इस वीडियो सीरीज का वर्ण परिचय पढ़ लीजिए, गारंटी देता हूं दोस्तों, वर्ण परिचय से तो कभी कोई प्रश्न आपको परेशान कर नहीं सकता है, कभी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इससे बाहर कोई एक प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। देखिए मूल स्वर को ही और क्या कह सकते हैं हम, तो ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, इन्हीं को एकमात्रिक स्वर कह सकते हैं, इन्हीं को क्या कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं, इन्हीं को क्या कह सकते हैं, छोटे स्वर कह सकते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें निकल के आ गई, एक ही मूल स्वर को ही हम कितने तरह से जान सकते हैं, है ना। इसी तरह दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर को क्या कह सकते हैं, है ना। तो जरा देखो भैया क्या होगा, तो एक तो ह्रस्व दीर्घ खुद ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। एक इसी को कहते हैं हम क्या, संधि स्वर कहते हैं, इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम और क्या कह सकते हैं, बड़े स्वर कह सकते हैं, है ना। तो दीर्घ स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया, द्विमात्रिक स्वर हो गया, बड़े स्वर हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी एक ही हैं, है ना। बस थोड़ा सा शब्द रूप अंतर है। कई बार आप तत्सम तद्भव टिक करके आते हैं और आप देखते हैं
कि हमारा जो हमने टिक किया था वो सही था, फिर भी आयोग ने उसको गलत कर दिया। उसका कारण ये है कि यदि प्रश्न में तत्सम शब्द लिखा है तो उसका जो विलोम होगा या उसका जो पर्यायवाची होगा वो एक तत्सम शब्द ही होगा, तद्भव नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और आप क्या करते हैं कि पहले ही विकल्प में उसका कोई तद्भव लिखा था लेकिन विलोम था तो आप टिक करके चले आए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम सदैव क्या होगा, तद्भव ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कई सारे विलोम भी मिल गए, है ना, इस टर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई, हमने बात कर ली इनके प्रकारों की। ठीक, इसी प्रकार देखिए प्लुत स्वर हो गया, है ना। तो प्लुत स्वर को प्लुत स्वर ही कहते हैं और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो कई बार इसको आवृत्ति स्वर के रूप में पूछ लेगा कि आवृत्ति स्वर के नाम से निम्न में से किस एक स्वर को जानते हैं, तो प्लुत स्वर को जानते हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि इनके अंतर्गत आते कौन कौन से स्वर हैं, है ना। और इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं उसको जाने इससे पहले ये जान लेते हैं कि मुख्य रूप से इनकी परिभाषा क्या होती है। तो कभी अगर आपसे मूल स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो ऐसी स्वर ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य स्वर की मदद के, ऐसी स्वर ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य स्वर की मदद के उच्चारित होती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, मूल स्वर कहलाती हैं। ऐसी स्वर ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य स्वर की मदद से उच्चारित होती हैं क्या कहलाएंगी, मूल स्वर कहलाएंगी। और यदि दीर्घ स्वर या संधि स्वर की बात करें तो ऐसी स्वर ध्वनियाँ जो क्या हो, जो किसी अन्य स्वर की मदद से उच्चारित की जाएं, मतलब उन्हें एकल उच्चारित नहीं किया जा सकता, उन्हें किसकी मदद से उच्चारित करते हैं, किसी अन्य स्वर की मदद से उच्चारित करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी संधि स्वर कहलाती हैं या दीर्घ स्वर कहलाती हैं या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं या बड़े स्वर कहलाते हैं। इसी को अगर हम कह दें कि अगर हमें पढ़ना हो किसके, छंद की टर्मोलॉजी में पढ़ना हो तो इसी दीर्घ स्वर को हम वहाँ क्या पढ़ते हैं, गुरु स्वर पढ़ते हैं, है ना। और इन छोटे स्वरों को क्या पढ़ते हैं, लघु स्वर पढ़ते हैं। इनको क्या पढ़ते हैं, लघु स्वर पढ़ते हैं। तो मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग टर्म में अलग अलग हम लोग जान सकते हैं। ठीक, तो मूल स्वर क्या हुए, जो एकल उच्चारित होते हैं बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से। दीर्घ स्वर क्या हुए, जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं, वो क्या हो जाएंगे, आपके संधि स्वर या दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह से विभाजित किया गया है ना, कौन कौन से स्वर इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें, इस तरह से आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको समझने में, है ना। इधर पे लिख लीजिए आप मूल स्वर और इधर लिख लीजिए आप संधि स्वर। संधि स्वर के अगेन दो पार्ट कर लीजिए, दो भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए दीर्घ स्वर। अब चीज़ें थोड़ा सा विस्तृत हो रही हैं तो इनमें भी अंतर स्पष्ट करेंगे हम लोग। और इधर हम कह सकते हैं क्या, संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं, तो केवल और केवल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर अगर हिंदी की बात की जाए तो कितने होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हिंदी में केवल और केवल कितने होते हैं, 3। लेकिन अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो ये 4 हो जाते हैं, क्योंकि छोटी री धन छोटी री मिलके क्या बन जाती है, बड़ी री बन जाती है, जो कि हिंदी में बड़ी री नहीं है, है ना। इसी तरह संयुक्त स्वरों की संख्या की बात की जाए तो ये भी कितने होते हैं, 4। और यदि संधि स्वर के इस प्रकार से हम देखें कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 7, है ना। एक बार चार्ट का अवलोकन कर लें। ये मूल स्वर हैं, कौन से 4 आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसके बाद आपका क्या आ गया, ऋषि, है ना, री। दीर्घ स्वर की बात करें तो देखो दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे, तो छोटा आ धन छोटा आ मिलके क्या बना देता है, बड़ा आ। इसी प्रकार छोटी ई धन छोटी ई मिलके क्या बना देती है, बड़ी ई। इसी प्रकार छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बना देता है, बड़ा ऊ बना देता है। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो देखिए आ धन ई मिलके क्या बना देगा, ए। अब इसी ए को इधर उठा लाएं तो आ धन ए मिलके क्या बना देगा, आए। इसी प्रकार आ धन ऊ मिलके क्या बना देगा, ओ। और इस ओ को उठा लाएं तो आ धन ओ मिलके क्या बना देगा, औ, है ना। अब देखिए इनमें से कोई भी इधर हो कोई भी उधर हो, इनमें कोई भी इधर उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन निर्माण यही होगा। जब आप संधि समझेंगे
लगभग 28वें या 27वें भाग में जब हम संधि पे चर्चा करेंगे तो इन पे बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे, है ना। मूलतः वर्ण परिचय को यदि आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो संधि में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, है ना। तो देखिए मूल स्वर क्या होंगे, वह स्वर जो बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ये हुए। फिर उसके बाद अब देखो, अगर हमको दीर्घ और संयुक्त को अलग अलग परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो भाई, सजातीय स्वरों के संयोग से, सजातीय स्वर बोले तो इधर आ है तो इधर भी आ ही हो, छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, है ना। हो सकता है इधर बड़ा हो उधर छोटा हो, या इधर बड़ा हो उधर छोटा हो, इधर छोटा हो उधर बड़ा हो, ऐसा हो, कोई मतलब नहीं है इसका। केवल क्या होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। सजातीय स्वरों के संयोग से बनने वाली स्वर ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, दीर्घ स्वर कहलाती हैं। और यदि संयुक्त स्वर को परिभाषित करना हो तो विजातीय स्वरों, किससे, विजातीय स्वरों के संयोग से बनने वाली स्वर ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं आपकी, वो संयुक्त स्वर कहलाती हैं। विजातीय स्वर बोले तो इधर आ है इधर ई है, मतलब ये पड़ोसी दूसरे मोहल्ले का, ये पड़ोसी दूसरे मोहल्ले का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सजातीय स्वरों के संयोग से बनेंगे दीर्घ स्वर, विजातीय स्वरों के संयोग से बनेगा संयुक्त स्वर। तो आशा करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो कॉपी पे ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बेहतर आपके नोट्स बन रहे हैं, है ना। अब देखिए, इन चीज़ों को समझने के बाद एक जो थर्ड चीज़ आई थी वो समझते हैं हम लोग, क्या, प्लुत स्वर। देखिए प्लुत क्या है, बेसिकली कोई अलग से स्वर नहीं होता। प्लुत एक प्रकार के स्वर की आवृत्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग ओम लिखते हैं तो ओम में बीच में हम लोग क्या लिख देते हैं, देवनागरी लिपि में क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। देवनागरी लिपि में यहाँ लिख दिया जाता है 3। इसका अर्थ यह होता है कि ये जो ओ स्वर है, इस ओ स्वर को कितने बार उच्चारित करना है, 3 बार उच्चारित करना है। कैसे, ओ, ये आपका हुआ क्या, ये वाला। और अगर साधारणतया ये लिखा हो तो इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे, ओम। ये क्या लिखा है, ओम। लेकिन यदि इसको उच्चारित करेंगे तब कैसे उच्चारित करेंगे, ओम, है ना, दोनों में अंतर है। तो ये जो आवृत्ति है यही आपकी क्या कहलाती है, प्लुतता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लुतता कहलाती है। अब हिंदी में बात की जाए तो 8 स्वर होते हैं प्लुत के, और यदि संस्कृत में मूल भाषा में बात करें तो वहां पे 9 स्वर होते हैं प्लुत के, ठीक है। कौन कौन से 8 होते हैं, तो छोटा आ को ले लीजिए, इसके बाद सारे बड़े स्वर ले लीजिए और अयोग भा छोड़ दीजिए, वो हो जाते हैं आपके प्लुत स्वर, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। प्लुत स्वर से सामान्यतः क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस एक में प्लुत स्वर है, जिसमें कुछ इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, मैया लिख दिया और उसके बाद ऐसा 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 बना देते हैं, है ना। या फिर क्या कह दिया गया, ओम, है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लुत एक्चुअल में कोई स्वर नहीं है अलग से, बस क्या है कि यदि किसी स्वर की आगे आवृत्ति बता दी जाए तो उसे हम किसके रूप में पढ़ते हैं, प्लुत स्वर के रूप में पढ़ते हैं, है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए NOTE नोट डालिएगा, एकदम नई चीज़ बता रहे हैं, गारंटी से अभी तक आपने किसी भी YouTube वीडियो में आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, सामान्यतः लोगों को नहीं पता होता। आप एक मंत्र जानते होंगे, इसे कहते हैं हम लोग चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। ये चंद्र है, ये बिंदु है, दोनों को मिला के बन जाता है चंद्र बिंदु। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कुछ शब्द होते हैं जिनमें केवल चंद्र लगा होता है, बिंदु लगी नहीं होती। कभी ऐसा स्वर लिखा मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं आगत स्वर, या इसी को हम लोग कहते हैं विदेशज स्वर, या इसी को हम लोग कहते हैं गृहीत स्वर, है ना। क्यों कहते हैं जरा समझ लीजिए। ये जो है कहां से आया है, तो देखिए ये पाउंड, स्टॉक, स्कॉट, ऐसी जगह आपको लगा मिलेगा। अर्थात इस समझाने का आशय ये था कि ये जो स्वर है ये मूलतः हिंदी भाषा का नहीं है। किस भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का है। और अंग्रेजी भाषा से ग्रहण करने के कारण इसे क्या कहते हैं, गृहीत स्वर कहते हैं। चूंकि अंग्रेजी एक विदेशज भाषा के रूप में हिंदी में बोली जाती है तो इसे विदेशज स्वर कहते हैं। चूंकि ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है इसलिए इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। तो एकदम नई चीज है, कभी आपसे पूछ ले कि खाली चंद्र है और ये क्या है, तो ये आगत स्वर है, गृहीत स्वर है या विदेशज स्वर है ना। तो
होप ऑल यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग एक प्रकार की चर्चा आज और कर लेते हैं, है ना। देखिए हम स्वर के प्रकार पढ़ रहे थे, पहला आधार आपको बताया कि भाई मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के प्रकार। अगला जो प्रकार हम देखने वाले हैं ये किसके आधार पर है, तो दूसरा लिख लीजिएगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद है। कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो जान लीजिए 2 होते हैं। कैसे, ये इससे सरल कोई टर्म नहीं आएगी हिंदी में, वर्ण परिचय में तो कम से कम नहीं आएगी, है ना। बहुत ही सरल चीज है, कैसे इसको याद रखेंगे। 2 भेद होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। 2 भेद होते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ चित्र बना देना हूँ, आपको याद हो जाएगा। चलो भाई देखो, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे ओष्ठों की आकृति कैसी हो जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना। और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठों की आकृति कैसी रहती है, ऐसी रहती है। तो जिसमें ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो गई वह स्वर होते हैं वृत्तमुखी, और जिनमें क्या हुआ, वृत्ताकार नहीं हुई, क्या हुआ, वृत्ताकार नहीं हुई, वो कहलाते हैं अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर केवल 4 होते हैं, इनको यदि छोड़ दें तो बाकी के जो 7 स्वर हैं वो क्या होते हैं, अवृत्तमुखी होते हैं। आइए जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, है ना। तो देखो वृत्तमुखी में कौन से 4 आएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 4 स्वर केवल किस में आते हैं, वृत्तमुखी में आते हैं। बाकी जितने बचे, तो कितने बचे देखो भैया, छोटा आ, बड़ा आ, अब देखिए ऊ तो आएगा नहीं, है ना, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ आएगा नहीं, है ना, छोटी री। तो ये सब किस में आ गए, आपके अवृत्तमुखी में। अंक आ को बिल्कुल यहाँ काउंट मत करिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया वो स्वर और व्यंजन किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वृत्तमुखी कितने हैं, 4, उ, ओ। और यहाँ अवृत्तमुखी कितने हैं, तो वो हो गए आपके 7। कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और री, है ना। तो वृत्तमुखी जिनमें ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए, वृत्ताकार हो जाए। अवृत्तमुखी जिसमें ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार न हो, वो स्वर कैसे कहलाते हैं, वो स्वर कहलाएंगे अवृत्तमुखी, है ना। तो देखिए इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, काफ़ी सारे टर्म यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि व्याकरण के अंग क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि वर्ण परिचय में जब हम लोगों ने समझा तो वर्ण के भेद को जाना। वर्ण के भेद आज हमने सिर्फ और सिर्फ 2 आधार पर बताए हैं आपको। कौन से 2 आधार, तो एक सबसे पहला आधार बताया मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा आधार हमने आपको बताया ओष्ठ आकृति के आधार पर। आशा करते हैं दोनों ही आपको समझ में आएंगे। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।